Bismillahirrahmanirrahim. I hope you are all happy by the grace of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. Today we are going to discuss about the co-evolution, which is our topic of the lecture number 9. Lecture number 9 of the evolution. The topic of our discussion is the co-evolution. Co-evolution basically it is the evolution with evolution is known as the co-evolution. So what is the meaning of evolution with evolution? It means in evolutionary biology the definition of the co-evolution is that when two or more species reciprocally affects each other population by the process of the natural selection, it is known as the co-evolution. जब एक स्पीशी में चेंज आए, एवोल्यूशन हो और वो दूसरी स्पीशीज में चेंज प्रोड्यूस कर दे, चेंज काज कर दे, तो दैट इज द co-evolution. The change in one thing will bring about change in another thing. It is a co-evolution. Co-evolution basically it is a process when two or more species reciprocally affects each other evolution through the process of natural selection. थ्रू द प्रोसेस ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि अगर एक चीज़ में चेंज आई है तो दूसरी चीज़ में, दूसरी स्पीशीज में चेंज आ जाए, इट इज़ द को-एवोल्यूशन एंड इट इज़ डन टू द एवोल्यूशनरी प्रोसेस विच इज़ द नेचुरल सिलेक्शन. बिकॉज नेचुरल सिलेक्शन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इट इज़ ओनली द mechanism, it is only a proposed mechanism which derives the process of evolution, which derives the evolution. तो अब इसको ज़रा इनहांस करते हैं इस कॉन्सेप्ट को. को-एवोल्यूशन को डार्विन ने अपनी बुक में ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशी, डार्विन ने सबसे पहले उसकी जो बुक है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशी, on the origin of species, basically it is a very famous book of the Darwin. ये 1859 में पब्लिश हुई थी. तो according to this book, according to the on the origin of species, which is a Darwin's book, the idea of the co-evolution in this case, Darwin proposed that insects and the flowering plants are co-evolved, are evolved by the effect of each other. डार्विन ने को-एवोल्यूशन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन डार्विन ने अपनी बुक में ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशी में इसने कहा कि प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स और उसको पॉलिनेट करने वाले इंसेक्ट्स ये इकट्ठे इवोल्व हुए हैं, इनकी इंटरेक्शंस हुई हैं, ये इवोल्व हुए हैं और फिर विद द हेल्प ऑफ द प्लांट, विद द हेल्प ऑफ द इंसेक्ट्स, प्लांट्स की पॉलिनेशन का अमल जो है वो स्टार्ट हुआ है. तो प्लांट जिस तरह के स्ट्रक्चर्स डेवलप करते जाते थे नेचुरल सिलेक्शन की मदद से, उसी तरह के जो बीज हैं, फ्लाइज हैं, इंसेक्ट्स हैं और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट काम करते हैं, तो ये सारे के सारे क्या हुए हैं, को इवोल्व हुए हैं, प्लांट्स के स्ट्रक्चर के मुताबिक इनकी अडेप्टेशन हुई हैं.
इसकी सबसे जो मेन एग्जांपल है वो आपने डार्विन फिंचेस पढ़ी थी, ठीक है। डार्विन फिंचेस आपको पता है कि उनकी बीक साइजेस में बहुत सारी एडेप्टेशंस थी, बहुत सारी उनमें चेंजेस आती थी, सही। अब वो बेसिकली को एडेप्टेशन का कॉन्सेप्ट भी है और साथ साथ उसमें को एवोल्यूशन का भी पॉइंट इस तरह से आता है कि फिंचेस जहाँ पर मौजूद थी वहाँ पर प्लांट्स जो थे वो उनको उनकी फिंचेस के मुताबिक अडाप्ट कर गए और जिस तरह की फिंच जिधर फीड करती थी वो उस हिसाब से वो प्लांट्स का स्ट्रक्चर जो है वो मॉडिफाई हुए। तो बेसिकली ये आइडिया है को एवोल्यूशन का कि जब एक स्पीशी में चेंज आ जाए तो फिर दूसरी स्पीशी उसको रेसिप्रोकली अफेक्ट करे उसकी एवोल्यूशन को, यानी कि एक ट्रेट जो है, खसूसियत जो है वो दूसरी स्पीशीज में भी सेम मौजूद हो ताकि वो एक दूसरे के इफेक्ट्स को काउंटर कर सकें, ख़त्म कर सकें। अगर उनमें कोई गड़बड़ हो तो उसको काउंटर कर सकें और वो बिल्कुल एक अच्छे तरीके से इवॉल्व हो सके। ये है डार्विन का प्रपोज किया हुआ कॉन्सेप्ट कि दैट इज़ द को एवोल्यूशन इज़ द प्रोसेस वेयर टू और more species are co-evolved or reciprocally affect each other's evolution through the process of the natural selection। अब ये सारे का सारा प्रोसेस होता है नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू। अब हम डार्विन को आगे इंक्रीज करते हैं, स्टडी को इंक्रीज करते हैं। अब हम इसको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे को एवोल्यूशन को कि व्हाट आर द बेसिकली एग्जाम्पल्स ऑफ द को एवोल्यूशन। हमें किस तरह से पता चलता है कि को एवोल्यूशन हुई है। सबसे पहले डिटेल से स्टडी करने से पहले थोड़ा सा जो कंसेप्ट है डार्विन ने प्रपोज किया, इसके मुताबिक जो प्लांट्स हैं, ठीक है, जो प्लांट्स हैं, कौन से प्लांट्स, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, flowering plants basically are produced by the nature in the Cretaceous period। ये जो flowering plants हैं ये अपीयर हुए हैं, प्रोड्यूस क्विकली अपीयर हुए हैं क्रीटेशियस पीरियड में। क्रीटेशियस पीरियड, ये क्रीटेशियस पीरियड बेसिकली 145 मिलियन ईयर से 66 मिलियन ईयर्स अगो जो पीरियड है वो काउंट किया जाता है। फ्लावरिंग प्लांट्स क्विकली अपीयर हुए हैं फॉसिल रिकॉर्ड्स में एट द क्रीटेशियस पीरियड। और इसके साथ साथ जब एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ने वर्क किया तो बीज जो हैं, जो आज हमारी पॉलिनेशन में तकरीबन 70% प्लस 70% जो है वो पॉलिनेशन में रोल प्ले करती हैं, यानी कि अगर 100% है उसमें 70% प्लस वो रोल प्ले करती हैं पॉलिनेशन में। तो अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट when the flowering plant appear in the Cretaceous period, the bees are also appeared in the Cretaceous period। Cretaceous period में ये bees appeared हुई हैं। तो इसका मतलब क्या, फॉसिल रिकॉर्ड से पता चला, इसका मतलब क्या कि जब ये फ्लावर्स अपीयर हुए हैं तो नेचर में कोई ना कोई चीज़ ऐसी मौजूद थी जो बिल्कुल उस जैसी थी, नेचर में ये बीज मौजूद थी, ठीक है। जब फ्लावरिंग प्लांट्स इवॉल्व हुए हैं तो फ्लावरिंग प्लांट्स को नीड हुई अपनी पॉलिनेशन करवाने की। तो जब फ्लावरिंग प्लांट्स को अपनी पॉलिनेशन करवाने की नीड हुई कि पॉलिनेशन होनी चाहिए, तो फ्लावरिंग प्लांट का जो स्ट्रक्चर है, जो इसमें डेवलपमेंट है, जो इसकी इवॉल्विंग पावर है, वो इस तरह से थी, इसका कलर इस तरह से हुआ, ये आइडिया, इसका कलर इस तरह से था, फ्लावरिंग प्लांट का नेक्टर इस तरह से था कि फ्लावरिंग प्लांट्स ने बीज को क्या किया, अट्रैक्ट किया। जब फ्लावरिंग प्लांट ने बीज को अट्रैक्ट किया थ्रू देयर कलर्स, क्योंकि डिफरेंट तरह के इंसेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट कलर्स को अट्रैक्ट कर। अब ये
जब अट्रैक्शन इनके दरमियान हुई तो बीज ने क्या किया, बीज ने अपनी खुराक ली। बीज बेसिकली एक नेक्टर, ठीक है जी, नेक्टर एंड पोलन वगैरह। तो जो प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट्स है, ठीक है, इसने क्या करवाना था, पोलिनेशन। तो इन रिटर्न जो बी है फ्लावरिंग प्लांट की क्या करवागी, पोलिनेशन। यानी कि बीज ने अपनी खुराक के दौरान, नेक्टर के दौरान ये जो पोलन लिए थे इनको नेक्स्ट फ्लावर पर जाकर ड्रॉप किया और प्लांट्स की पोलिनेशन के अमल को भी स्टार्ट करवा दिया। तो ये बेसिकली इज द perfect example of the co-evolution, that plants when evolve, bees are co-evolve at that time, and the time is the Cretaceous period, and then these two different species co-evolve each other. These species co-evolve each other, and after passage of the millions of years, about 145 million of years, the process is going on. Today we also see the process of the pollination, and the pollination is only the process which provide us a large quantity of the fruits which we eat today. तो ये है बेसिकली को एवोल्यूशन। अब को एवोल्यूशन को हम डिफरेंट एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंसेक्ट्स एंड ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स, एंटोमोफिलस, इंसेक्ट्स एंड एंटोमोफिलस फ्लावर्स। जी, तो अब हम डिस्कस करेंगे co-evolution with the help of examples. So our first example is insect and entomophilous flower. Basically insects are the pollinating agents, and those flowering plants which are pollinated by the insects, because the study of insects is known as the entomology. That is why the plants which are pollinated by the insects, these plants are known as the entomophilous flowers, ठीक है। तो insects and entomophilous flowers, it means here we discuss about the insects as a pollinating agents and the plants which having flowers। तो इसमें क्या है, प्लांट को पोलिनेशन करने के लिए बीज और फ्लावरिंग का जो कांटेक्ट है, इंसेक्ट है ना, इंसेक्ट में हमने एग्जांपल ले ली बीज की, और फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट है, सही है, फ्लावरिंग प्लांट्स एंटोमोफाइलस फ्लावर है। अब इन दोनों की जो कॉम्बिनेशन है इससे होगी पोलिनेशन। लेकिन पोलिनेशन के लिए बीज को फ्लावरिंग प्लांट पर जाने के लिए देयर विल बी aspects, there will be a requirements that how the plant attract to the flowers. So here we discuss about the three aspects by which the communication between the bees and the flowering plants is occur. Three aspects of the communication. Communication between insect and between the plants. तो इस केस में सबसे पहले जो फ्लावर के पास अडेप्टेशंस हैं, जो फ्लावर के पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या है, फ्लावर में मौजूद होता है सेंट, ठीक है। सेंट बेसिकली इट इज अ फ्लावरिंग मटेरियल which is composed of the volatile organic compounds,
ठीक है, आपने फ्रेग्रेंस देखी होंगी, खुशबुएं देखी होंगी, कली की खुशबू, और इस तरह के जो मटेरियल्स हैं, नेक्टर है, सेंट है, बेसिकली दीज आर द प्लांट प्रोडक्ट्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट प्रोडक्ट्स विच हेल्प इन द पोलिनेशन। तो प्लांट के पास ये सेंट होता है, इसको आप थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा। सेंट बेसिकली इज अ मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लावरिंग प्लांट। अब ये सेंट जो प्लांट में मौजूद है, इट हेल्प्स टू द इंसेक्ट्स, ये इंसेक्ट की हेल्प करेगा। किस में हेल्प करेगा? टू रीचिंग टू द प्लांट, टू एक्सेस टू द प्लांट, टू अप्रोच टू द प्लांट। सेंट जो है, जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की मिक्सचर है, ये इंसेक्ट की, बीज की हेल्प करता है टू अप्रोच इट, टू अप्रोच टू द प्लांट। ये एक पहले एस्पेक्ट है कि प्लांट और बी के दरमियान किस तरह से कम्युनिकेशन होती है। तो दूसरा जो एस्पेक्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्लांट का कलर। प्लांट का कलर, डिफरेंट प्लांट्स के फ्लावर्स का डिफरेंट कलर्स होता है, और वो कलर अट्रैक्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पोलिनेटर एजेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में जो मोर पावरफुल कलर है वो ब्लू है। ब्लू फ्लावरिंग प्लांट्स अट्रैक्ट मोर इंसेक्ट्स। इसके अलावा अल्ट्रा वायलेट कलर भी होते हैं जो प्लांट में मौजूद होते हैं और बीज को, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। सही है जी। ये दूसरे एस्पेक्ट्स था बेसिकली इन द communication of insect and the flowering plants. How plant communicate with the bees or how insects access to the plant. तो तीसरे नंबर पे ये दो एस्पेक्ट्स हो गए। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि कुछ प्लांट्स इस तरह के होते हैं, फ्लावर्स, उन फ्लावर्स की शेप इंसेक्ट्स की फीमेल उनके साथ मिमिक कर रही है। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इनमें जो इनके स्ट्रक्चर होते हैं, कलर होते हैं, ठीक है, वो मिमिक कर रहे होते हैं किसके साथ? टू द फीमेल। तो फीमेल के कलर के साथ जब मिमिक कर रहे होते हैं तो इंसेक्ट, जो मेल इंसेक्ट होते हैं, वो उनके साथ कॉपुलेशन करने आते हैं, लेकिन वहाँ पर अपना पोलिनेशन का अमल जारी कर देते हैं। कॉपुलेशन तो नहीं होती बिकॉज वहाँ पर फीमेल्स होती नहीं है, वो फ्लावर्स का कलर ही मिमिक हुआ। तो ये बेसिकली दीज आर द थ्री एस्पेक्ट्स व्हिच हेल्प्स टू द कम्युनिकेट बिटवीन द प्लांट एंड द इंसेक्ट्स। एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं। एक एंटोमोफिलस फ्लावरिंग प्लांट है, उसका नाम है यूका विल्पेलाई, और एक इंसेक्ट है टी मैक्युलेटा। अब ये प्लांट जो टी यूका विल्पेलाई है, इट डिपेंड्स अपॉन द टी मैक्युलेटा फॉर पोलिनेशन एंड टी मैक्युलेटा विच इज अ मोथ, इट डिपेंड्स अपॉन द यूका प्लांट फॉर इट्स फीडिंग, फॉर इट्स फूड। तो ये प्लांट जो है, प्लांट डिपेंड है किसके ऊपर? मोथ के ऊपर। और जो मोथ है, जो प्लांट है, इट डिपेंड्स ऑन द यूका प्लांट फॉर फूड। ठीक है जी। तो ये बेसिकली पहले इनका स्ट्रक्चर एवोल्यूशन में बिल्कुल डिफरेंट था, लेकिन जिस तरह से यूका प्लांट इवोल्व हुआ तो यूका प्लांट को ने अट्रैक्ट किया टी मैक्युलेटा को। टी मैक्युलेटा एक मोथ था, तो मोथ के स्ट्रक्चर के मुताबिक प्लांट ने अपने आप को इवोल्व करना शुरू किया और कुछ अडेप्टेशंस मोथ में आई, इंसेक्ट में आई। तो ये दोनों को इवोल्व होते चले गए और आज तक इनका अमल जो पोलिनेशन का कर रहे हैं वो जारी है। सो दिस इज द इवॉल्विंग विद इवॉल्विंग क्या
the structure which is evolved in the plant, and this structure helps to change the structure in the T maculata in such a way T maculata easily get their food from the yucca villi. तो इस तरह ये इवॉल्विंग के साथ इवॉल्विंग यानी कि को इवॉल्विंग हुई है, को चेंजेस हुई हैं, को एवोल्यूशन हुई है. तो ये बेसिकली इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ द इंसेक्ट्स और इंसेक्ट्स वाले फ्लावरिंग प्लांट्स. नाउ वी मूव टू द बर्ड्स एंड द ऑर्निथोफिलस प्लांट्स. ये बर्ड्स एंड ऑर्निथोफिलस प्लांट, यू नो द स्टडी ऑफ बर्ड्स बेसिकली इट इज ऑर्निथोलॉजी. अब बर्ड्स और बर्ड्स से पॉलिनेटेड होने वाले जो प्लांट्स हैं उनको यहाँ पर नाम दिया है ऑर्निथोफिलस प्लांट्स या ऑर्निथोफिलस फ्लावरिंग प्लांट्स. तो इस केस में हम एक एग्जांपल देखेंगे कि किस तरह से बर्ड्स हेल्प इन द पोलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स. बर्ड्स की जब बात आएगी तो बर्ड्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्जांपल ली जाती है वो है हमिंग बर्ड्स की. हमिंग बर्ड बेसिकली it is a very small sized bird and it is a important pollinator in case of natural population because it has a variety of beaks. It has longer beak, it has curved beak, it has smaller beaks in such a way that helps to take nectar from a plant, that helps to take pollen from a plant easily. And that is why when they take pollen easily from the plant, they helps in the pollination fastly and the easier than that of another kind of the plants. अब हमिंग बर्ड्स बेसिकली ये ज़्यादातर पाया जाता है नॉर्थ अमेरिकन रीजन में. नॉर्थ अमेरिकन रीजन में ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है. तो हमिंग बर्ड जब नॉर्थ अमेरिकन प्लेस पर पाया जाता है और वहाँ पर मौजूद जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स जो वहाँ पर मौजूद हैं, दे आर ऑल कन्वर्ज्ड. दे आर ऑल कन्वर्ज्ड अकॉर्डिंग टू द हमिंग बर्ड्स. फ्लावरिंग प्लांट्स आर कन्वर्ज्ड. फ्लावरिंग प्लांट्स आर द कन्वर्ज्ड. फ्लावरिंग प्लांट्स वहाँ पर जो भी हैं डिफरेंट टाइप्स के थे या जिनमें वेरिएशंस थी, उन्होंने अपने आप को कन्वर्ज किया. क्यों? क्योंकि वहाँ पर मौजूद जो हमिंग बर्ड है, इट इज़ द सोर्स ऑफ पोलिनेशन. इट इज़ द सोर्स ऑफ पोलिनेशन एंड इट एक्ट एज अ गुड पोलिनेटर एट दैट प्लेस. दैट इज वाई द प्लांट्स ऑफ दैट प्लेस adapted himself according to the hummingbird's beak. अब प्लांट्स जो वहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने अपने आप को क्या किया जी, ह्यूमिंग बर्ड्स के लिए अपने आप को डाल दिया. ठीक है. तो हमिंग बर्ड्स में बेसिकली आगे वैरायटी जो थी वो भी इतनी ज़्यादा नहीं थी. इनकी लॉन्गर बीक्स होती थी सिंपल. ठीक. अब लॉन्गर बीक्स की वजह से ऐसे प्लांट्स जिनके नेक्टर एजेंट्स, जहाँ से नेक्टर लिया जाता है, कोरोला की जो कोरोला ट्यूब्स होती हैं, कोरोला ट्यूब्स ऐसे प्लांट्स जिनमें लॉन्ग बीक वाले हमिंग बर्ड्स फीड करते थे, उनकी कोरोला ट्यूब्स क्या थी, गहरी थी. लेकिन कुछ प्लांट्स की कोरोला ट्यूब्स जो थी, लेकिन कुछ प्लांट्स की जो कोरोला ट्यूब्स थी वो कर्व थी, उनमें कर्वेचर था, ज़रा थोड़ी टेढ़ी थी. तो हमिंग बर्ड्स की जो सीधी बीक थी दैट इज कर्व. ओके. एंड द एवोल्यूशन, द कैरेक्टरिस्टिक विच इज प्रेजेंट इन द प्लांट विच इज अ कर्वेचर ऑफ द ट्यूब. ठीक है. एंड दिस कर्वेचर ऑफ द ट्यूब इज पॉसिबल इन द कर्वेचर ऑफ द हमिंग बर्ड्स बीक. तो अब ये एवोल्यूशन के साथ जो एवोल्यूशन हुई है दैट इज द एग्जांपल ऑफ द को एवोल्यूशन. Evolution in case of the birds, you must take the example of the hummingbirds
and hummingbirds is enough to describe the co-evolution process. Okay, अब next we move to the a third case. Basically it is the host and parasite co-evolution. Host and parasite co-evolution. होस्ट और पैरासाइट का आपको पता है, ये जल्दी से निकलेंगे इससे क्योंकि ये ज़्यादा लंबा होगा। होस्ट और पैरासाइट ये दो चीज़ें हैं। होस्ट जिससे फूड ली जाती है, जिससे शेल्टर लिया जाता है, और पैरासाइट बेसिकली ये ऑर्गेनिज्म होता है जो अपने होस्ट को नुकसान भी पहुंचाता है, उससे खुराक भी लेता है। फॉर एग्जाम्पल वायरसेस, कुछ वायरसेस हैं, these are act as the obligate parasites that live in the body and get food, get shelter and return harm. तो इसको अगर हम बेहतरीन तरीके से समझना चाहें तो हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं जो आजकल फेमस है, दैट इज द कोविड-19। कोविड-19 बेसिकली इट इज अ वायरस, कोरोना वायरस यहाँ पर पैरासाइट के तौर पर काम कर रहा है, ठीक है। और होस्ट इसका कौन है? होस्ट इसका है ह्यूमन। और ह्यूमन के क्या ये डायरेक्टली ह्यूमन की स्किन पर पाया जाता है? नहीं, ह्यूमन के ब्लड प्लाज्मा में, ह्यूमन का जो ब्लड है उसके प्लाज्मा में। तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए इसकी एग्जांपल इसलिए ली है कि अच्छी तरह से आप इसको समझ जाएंगे कि कोरोना वायरस और ह्यूमन का ब्लड प्लाज्मा, इनमें भी को एवोल्यूशन हुई है। वो किस तरह से? कुछ पर्सन्स जिनकी डेथ हो गई, उसका मतलब ये है कि जो ब्लड प्लाज्मा है उनका उस वायरस के साथ कोप नहीं कर सका, उस वायरस के साथ इवॉल्व नहीं हो सका। दैट इज वाई वायरस एलिमिनेट द पीपल विच डू नॉट एबल टू इम्यूनिटी टू द कोविड-19। तो ऐसे पर्सन जिनकी सेहत याबी हुई है, उनके ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडीज थी, उन्होंने कोरोना वायरस को देखकर उनकी बॉडी ने ऐसी एंटीबॉडीज जनरेट करना शुरू कर दी। ब्लड प्लाज्मा में ऐसी एंटीबॉडीज जनरेट हुई जो कोविड-19 को डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी रखती थी। जब कोविड-19 नहीं था तो वो एंटीबॉडीज नहीं थी, लेकिन जब कोविड-19 आया तो कुछ पीपल्स में और कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई। दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द nature and that is produced due to the coronavirus. So coronavirus basically it is a evolution, mean it is a change, ठीक है, पहले ये नहीं था, it is a change and this change brings about the change in the human blood plasma. That human blood plasma generate the antibodies which are working against the coronavirus and destruct to the coronavirus. Basically it is the host and parasite co-evolution, and which we understand by taking the example of the COVID-19. And after that we discuss about the prey and the predator co-evolution. Prey and predator co-evolution के prey और predator के साथ साथ evolution कैसे होती है? prey and predator co-evolution का मतलब ये कि प्रीडेटर जो शिकारी है उसको चाहिए अपना प्रे, ठीक है, दैट विल बी अडॉप्टेड इन सच अ वे दैट इजीली एक्सेस टू द प्रे। अब प्रे को क्या चाहिए? अपने प्रीडेटर से बचने के लिए इकदामात। तो ये बेसिकली इट रन्स एन एवोल्यूशनरी आर्म रेस बिटवीन द प्रे एंड द प्रीडेटर। प्रे के अंदर एवोल्यूशन होती है, चेंजिंग आती है अपने प्रीडेटर से बचने के लिए। प्रे के अंदर जो एवोल्यूशन है वो क्या आती है? एस्केप फ्रॉम द प्रीडेटर
और प्रेडेटर के अंदर ये जो प्रेडेटर है, प्रेडेटर के अंदर जो एवोल्यूशन होगी, जो चेंज आएगी, वो क्या होगी? कैप्चर टू प्रे। अब प्रेडेटर को तो खुराक चाहिए, उसने पकड़ना ही पकड़ना है, और प्रे को जिंदगी चाहिए, उसने बचना ही बचना। तो जब ये दोनों चीजें होंगी तो एवोल्यूशन इसमें भी आएगी, प्रे में भी, प्रेडेटर में भी आएगी। दैट इज एन अदर टाइप ऑफ द को एवोल्यूशन। आप इसको जितना चाहे इंक्रीज कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरह की आप एग्जांपल्स दे सकते हैं इसमें। प्रे एंड प्रेडेटर में कोई भी दो ऑर्गेनिजम्स को लेकर आप उनकी एग्जांपल ले सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ। एक प्लांट है, उस प्लांट का नाम है लोज पोल पाइन। लोज पोल पाइन, इट इज अ बेसिकली प्लांट। अब ये प्लांट क्या है? ट्यूब्यूलर प्लांट है। इसमें कॉन्स प्रेजेंट होती हैं। पाइन्स का मतलब इसमें कॉन्स प्रेजेंट होती हैं इसमें। अब यहाँ पर जहाँ पर ये प्लांट पाया जाता है, दो तरह के ऑर्गेनिज्म हैं। एक स्क्विरल्स हैं और दूसरे नंबर पर यहाँ पर बर्ड्स हैं। दैट आर द क्रॉस बिल्ड बर्ड्स। स्क्विरल एंड क्रॉस बिल्ड बर्ड्स मौजूद हैं जहां पर लोज पोल पाइन है। और लोज पोल पाइन में कॉन्स हैं, कॉन्स की मदद से ये स्क्विरल और बर्ड्स दोनों अपनी खुराक हासिल करते हैं। तो स्क्विरल जो है ये अपनी खुराक किस तरह से हासिल करती है? ये उन कॉन्स को नाइन करती है। नाइन का मतलब होता है कुतरना। ये उनको नाइन करती है, और जो प्लांट्स, ये बर्ड्स हैं, ये उनमें फीड करते हैं। किस तरह से? एक्सट्रैक्शन करते हैं उनके सीड्स की, एक्सट्रैक्शन ऑफ सीड्स। अब आप बताएं कि जहां पर नाइन कुतरना है वहां पर कॉन्स क्या होनी चाहिए? अगर प्लांट्स में बचना है? वहां पर कॉन्स होती हैं थिकर। जहां पर स्क्विरल्स हैं वहां पर कॉन्स क्या है? थिकर है। क्यों थिकर है? इस वजह से कि स्क्विरल्स ने आके उनको नाइन करना है, उनको काटना है, तो वहां पर प्लांट ने अपनी कॉन्स को डेवलप कर लिया, थिकर कर लिया कि आसानी से वो मेरे सीड ना ले सके। और जहाँ पर क्रॉस बिल्ड बर्ड्स हैं, जहाँ पर वो एक्सट्रैक्शन करती है। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निकालना, कॉन्स में से एक्सट्रैक्शन करनी है। वहाँ पर जो बिल्स हैं, कॉन्स हैं, वो क्या हैं? वो लाइटर हैं, वो थिनर हैं, और वो डीपर है। डीपर इसलिए कि बर्ड्स की चोंच, बिल जो है वो ना पहुंच सके, एक्सेस ना हो सके उसके सीड तक। अब ये बेसिकली इनके पास अडेप्टेशन है उनको कुतरने की, खाने की, इसको एक्सट्रैक्ट करने की। और प्लांट क्या कर रहा है जी? प्लांट अपनी कॉन्स को ही थिकर एंड थिनर कर रहा है। दैट इज द एग्जांपल, अनदर एग्जांपल ऑफ द कोएवोल्यूशन। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। इसको मैनी मोर इन्हांस किया जा सकता है। एंटागोनिस्टिक कोएवोल्यूशन भी होती है। एंटागोनिस्टिक कोएवोल्यूशन ऐसी एवोल्यूशन होती है जिसमें म्यूचुअलिज्म भी होता है और जिसमें पैरासिटिज्म भी होता है। तो इसको आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हो। अब ज़रा बाइट शोर ज़्यादा है, तो इसको इसी तरह अंडरस्टैंड करने की अपनी मदद आप थोड़ी करके इसको इन्हांस करने की कोशिश कर लीजिएगा। तो आज तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।